हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 9th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखिए पिछली बार हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इनपुट्स आउटपुट क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को। तो उसको मैं थोड़ा सा फिर रिकैप करना चाहूँगा क्योंकि वही हम यूज़ करने वाले हैं इन लॉज ऑफ प्रोडक्शन और आज के टॉपिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जो लॉन्ग रन क्या होता है और शॉर्ट रन का डिफरेंस क्या होता है। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि लॉन्ग रन ये डेज मंथ्स ईयर्स पे डिपेंड करता है। नो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मतलब ये भी आ सकता है कि लॉन्ग रन या शॉर्ट रन किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ दो दो फैक्टर्स है जिन पे ये डिपेंड करता है। देखिए हमने माना कि फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमने माना दो फैक्टर्स। ठीक है, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, के एंड एल। ठीक है, अगर इस के एंड एल में, अगर इस कैपिटल और इस लेबर में अगर कम से कम जो प्रोड्यूसर है या कोई फर्म है या कोई भी जो सर्विस दे रहा है, अगर वो कम से कम इनमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा कितना करे, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो चेंज नहीं कर सकता, तो कम से कम एक फैक्टर जो है, एटलीस्ट वन फैक्टर, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स्ड रहे, तो उसको हम कहते हैं, अगर एक फैक्टर फिक्स्ड रहे, इस चीज़ को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन। ओके, तो उसके बाद आता है कंसेप्ट लॉन्ग रन का। ओके, नाउ लॉन्ग रन को डिस्कस करने के लिए अब क्या हो सकता है कि वो दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज कर सकता है, मतलब लेबर भी चेंज कर सकता है और कैपिटल भी चेंज कर सकता है इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का डिफरेंस सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप याद रखेंगे। अगर कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो वो चेंज नहीं कर सकता, जो हमें फिक्स्ड रखना है, तो शॉर्ट रन। और अगर कम वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग टाइम में चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन। ठीक है, तो लॉन्ग रन शॉर्ट रन आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये मैंने पिछली बार भी टेबल से आपको समझाया था कि जैसे यहाँ पे अगर आप फिर से इस टेबल को देखोगे 0 0, ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 0 में क्या आ रहा है, 4 कैपिटल पे ले लीजिए, 0 पहले देखिए। अगर तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दोनों फैक्टर्स के और एल में अगर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 0 रहेगा, तो क्या है कि जो हमारी जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है क्यू, वो 0 के बराबर आएगा, मतलब कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़रूरी चाहिए इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे 0 और 0 पे आप देख लीजिए, यहाँ से मैं कॉलम वाइज में फैक्टर्स ले रहा हूँ लेबर का। ठीक है, लेबर का, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ रो वाइज कैपिटल का। ठीक है, यहाँ से रख लीजिए 0 और 0। ठीक है, ये वैल्यू 0 और 0, तो सॉरी 0 और ये 4 पे मान लीजिए, 0 और 4 कैपिटल पे। ठीक है, 0, एक सेकेंड, नाउ यहाँ पे 0 एंड 4, तो ये मैं मान रहा हूँ मैंने कैपिटल फिक्स्ड रखा 4 पे। ठीक है, तो अब अगर मैंने कैपिटल फिक्स्ड रखा तो मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ, तो 0 और 4 पे प्रोडक्शन 0, मतलब जब अगर के और एल दोनों में से कोई भी 0 होगा तो प्रोडक्शन 0 आएगी, प्रोडक्शन नहीं होगी। नाउ सेकंड थिंग इज द 1 एंड 4, इसमें कौन सा आएगा, 10 का आउटपुट। इसी तरह 2 एंड 4 में 24 40 50 56। तो इस तरह आप जो देखते हैं कि जो इनपुट में वेरी कर रहा हूँ, यहाँ से जो मैं लेबर वेरी कर रहा हूँ, तो उससे मुझे आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, और आउटपुट कब निकल रहा है, जब मैं कैपिटल फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये मैं मेजर कर रहा हूँ कि किस फैक्टर का इफेक्ट क्या आ रहा है, मतलब लेबर का इफेक्ट, लेबर को वेरी करने से कौन सा इफेक्ट आ रहा है इन द आउटपुट, क्योंकि कैपिटल को फिक्स्ड रख रहे हैं तो कैपिटल को हम एज फिक्स्ड मान लेते हैं, और हम फिर स्टडी कर रहे हैं लेबर के कैपिटल को, मतलब लेबर को चेंज करने से प्रोडक्शन प्रोसेस आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि Q इज इक्वल टू के टाइम्स एल। ठीक है, अगर हमने के फिक्स्ड रखा और एल वेरी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसका इफेक्ट देख रहे हैं, एल का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन द आउटपुट, क्योंकि एल हम कंटिन्यूसली वेरी करते जा रहे हैं। सो दिस इज द शॉर्ट रन। ठीक है, तो शॉर्ट रन में ये। अब लॉन्ग रन की अगर बात करें, लॉन्ग रन में क्या होता है, इन द लॉन्ग रन
लॉन्ग रन की अगर हम बात करें, लॉन्ग रन का मतलब है कि हम दोनों जो भी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 और 4 पे कोई प्रोडक्शन 0, 0 1 और 3 पे कोई 0 7 ऐसे ही। तो यहाँ पे आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के और एल अगर है, आप दोनों वेरी कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो ये भी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है, ये इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ ईयर्स पे डिपेंड करता है, नहीं, ये डिपेंड करता है अगर प्रोड्यूसर अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकता है तो लॉन्ग रन है, और अगर वो कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो चेंज नहीं कर सकता, जो उसको फिक्स्ड रखना पड़ेगा, तो शॉर्ट रन। सो जो डिफरेंट फर्म्स हैं उनके लिए डिफरेंट होगा, लॉन्ग रन शॉर्ट रन डिफरेंट होगा। तो लॉन्ग रन शॉर्ट रन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ये ईयर्स मंथ्स डेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है फर्म की कैपेबिलिटी पे। क्या उनकी कैपेबिलिटी है कि वो कैपिटल और जो भी उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अगर सारे चेंज कर सकते हैं तो लॉन्ग रन, अगर सारे चेंज नहीं कर सकते देन शॉर्ट रन, ठीक है। तो यहाँ पे ये था। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पहले टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट का अब मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप याद रख लीजिए, अगर हम सारे इनपुट्स कांस्टेंट रखें, ठीक है, सारे इनपुट्स कांस्टेंट रखें और एक इनपुट हम वेरी करें, तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी यहाँ पे हमने लेबर और कैपिटल का लिया है, ठीक है, लेबर एंड कैपिटल। तो कैपिटल को अब हम फिक्स्ड मान रहे हैं, ठीक है, हम कैपिटल को फिक्स्ड मान रहे हैं, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट जो स्टडी करता है वो स्टडी करता है जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम कांस्टेंट रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे खाली 2 फैक्टर्स, तो कैपिटल फिक्स्ड रखा, तो लेबर वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम खाली एक जो इनपुट है वो वेरी कर रहे हैं और बाकी सारे इनपुट्स कांस्टेंट रख रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है ऑन द प्रोडक्शन। तो उससे जो यहाँ पे लेबर में देखिए 0 और 0 कैपिटल पे, ठीक है, 0 लेबर, 0 लेबर एंड 0 कैपिटल। तो 0 लेबर और 0 कैपिटल पे यहाँ पे रख लीजिए 0 लेबर 0 कैपिटल ऑफ फिक्स्ड कर लीजिए 4, ठीक है, जो हमने ऊपर किया था 4 पे। यहाँ मान लीजिए कहीं पे भी अगर हम ऊपर वाला टेबल देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम 4 कैपिटल कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे कांस्टेंट रखने हैं जितने भी होंगे। तो यहाँ सिंपलिसिटी के लिए 2 ही ले रहे हैं, ठीक है, के और एल। तो एक को कांस्टेंट कर दिया और लेबर को हम वेरी कर रहे हैं। तो अब लेबर को जब वेरी किया तो टोटल प्रोडक्ट देख लेंगे। अब टोटल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा कि जो इसको हमने वेरी किया लेबर को, उससे कितना आउटपुट निकला, ठीक है, कितना आउटपुट निकला जब हमने चेंज लेबर को किया, तो उस फैक्टर से आउटपुट पे क्या असर पड़ा। देखिए पहले में तो 0 आएगा, ठीक है, 0 लेबर 4 कैपिटल 4 है, ठीक है, तो आउटपुट 0, ठीक है। यहाँ पे आप रख लीजिए 4 है यहाँ पे, ठीक है, 4 कैपिटल है, ठीक है, ऐसे 4 कैपिटल है फिक्स्ड और लेबर वेरी कर रही है, ठीक है। तो 0 और 4 पे 0, ऐसे ही 1 और 4 पे 10, 2 और 4 पे 24, देन 3 और 4 पे 40 और फिर 50, 56 एंड 57, ठीक है। तो ये आ रहा है चेंज इन द आउटपुट। तो ये मेजर कर रहा है हमारा टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कोई भी फैक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल को फिक्स्ड कर दिया और बाकी जो लेबर उसको वेरी कर दिया, तो जो भी फिर प्रोडक्शन वहाँ से निकलेगी तो वो है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब एवरेज प्रोडक्ट को भी इसी टेबल से, ठीक है, तो एवरेज मतलब क्या है, देखिए वो होता है एवरेज प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट हमारा होता है बराबर किसके, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है टोटल प्रोडक्ट, मगर ये जो एल सबस्क्रिप्ट में है इसका मतलब है जो हम वेरिएबल फैक्टर मान रहे हैं, जो हम वेरी कर रहे हैं, TPL, ठीक है। तो देखिए इन इक्वेशंस और टर्म से आप बिल्कुल इनको कंसंट्रेशन से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर यही सबस्क्रिप्ट में भी चेंज आ सकता है, इसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो बोल्ड मत होना, ठीक है। तो याद रखना कि TPL इसका मतलब है टोटल प्रोडक्ट
जो हम वेरिएबल फैक्टर मान रहे हैं वो हम लेबर मान रहे हैं, और कैपिटल वो हम फिक्स्ड मान रहे हैं, TPL डिवाइडेड बाय लेबर, ठीक है। तो कितना टोटल प्रोडक्ट है और उसको लेबर से डिवाइड करो, पर यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड करो, मतलब लेबर का वेरिएशन, ठीक है। लेबर हम वेरी कर रहे हैं, पर यूनिट ऑफ लेबर टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप एवरेज प्रोडक्ट अब आप निकालोगे, देखिए यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट पहले कितना है, 4 फिक्स्ड कैपिटल था, ठीक है, 4 तो फिक्स्ड कैपिटल था। अब एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए TPL डिवाइडेड बाय L, टोटल प्रोडक्ट, तो L का मतलब है लेबर वेरी कर रहा है, TPL अपॉन लेबर, ठीक है। तो अब टोटल प्रोडक्ट एट L एट फर्स्ट पे तो 0 है, तो APL कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो एंड कॉलम है, थर्ड कॉलम APL, फोर्थ कॉलम एवरेज प्रोडक्ट, तो L का मतलब है लेबर वेरी कर रहा है और कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है। तो 0 और APL तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1, और अब यहाँ पे मान लीजिए 4 कैपिटल, कितना आया 10, ठीक है 10। लेकिन लेबर में कितना चेंज आया, लेबर कितना है यहाँ पे 1, तो 10 और 1 को डिवाइड कीजिए, कितना आया 10, ठीक है। इसी तरह उसके बाद क्या है 24, ठीक है। 24 लेबर में क्या है 2, तो 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। आई होप कि आप ये टेबल समझ रहे हो। तो उसके बाद मतलब टोटल प्रोडक्ट के वैल्यूज़ को मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ से जो लेबर के वैल्यूज़ है, ठीक है। 0 को 0 0 ही, तो ऐसे 10 और 1 को 10 आया, ठीक है। 24 और 2 को 12 आया, इसी तरह 40 एंड 3 33। तो ये होता है एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह आप डिवाइड करते जाइए तो आपका एवरेज प्रोडक्ट निकलेगा। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है अब जो टोटल प्रोडक्ट आया विद हर किसी यूनिट ऑफ लेबर पे तो डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल को फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड कर दिए जितने भी है, यहाँ पे हम 2 ही मान रहे हैं, कैपिटल और लेबर। लेबर को हम वेरी कर रहे हैं, ठीक है, और कैपिटल को फिक्स कर रहे हैं। तो जो भी वैल्यूज़ कैपिटल के अब टोटल आउटपुट के आ रहे हैं तो उसको टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। और अब उस टोटल प्रोडक्ट को जो वेरी कर रहा है उनके यूनिट से डिवाइड करने से जो हमें प्रोडक्ट वापस निकल रहा है वो हमारा एवरेज प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। नाउ अब यहाँ से हम डिस्कस कर लेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट को, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले मार्जिनल अक्सर यूज़ होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेट, मार्जिनल यूटिलिटी, ये अक्सर यूज़ होता है इन द इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मार्जिनल का मतलब देख लीजिए, कोई भी प्रोडक्शन में मार्जिनल का आप हमेशा याद रखना है, तो ये बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर ये मेरी कोई सपोज ये मेरा कोई प्रोडक्शन यूनिट है, आप इसमें कुछ कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मान लीजिए हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, यूटिलिटी कुछ भी, तो अगर इसमें कुछ हम चेंज कर रहे हैं, इस मतलब इस सर्कल में कुछ चेंज करें, तो मार्जिनस पे क्या हो रहा है, इन बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे। सो दिस इज द मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल मतलब पर यूनिट या जो कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर हम कोई फैक्टर चेंज कर रहे हैं, कोई फैक्टर इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी मार्जिनस, उसका मतलब क्या टोटल प्रोडक्शन क्या वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो चेंज कितना आ रहा है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई मार्जिनल, ठीक है। तो नाउ दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो उसका जो चेंज हुआ बाय वेरिंग सम फैक्टर और व्हाट, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब देख लीजिए मार्जिनल प्रोडक्ट किस बराबर आएगा, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड किया हमने, जैसे हमने टोटल प्रोडक्ट वेरी किया तो उसको हमने वेरिएबल फैक्टर से 10 1 इसको डिवाइड किया तो हमें आया एवरेज प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट अब मेजर करता है जो ये चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि चेंज कितना आ रहा है वो हमें मार्जिनल दिखा रहा है। मार्जिनल का मतलब है स्मॉलेस्ट चेंज, ठीक है, एट द स्मॉलेस्ट लेवल जो फिर चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा होगा, अगर हमें ये कोई लाइन है, ठीक है, तो इसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि दिस स्मॉलेस्ट चेंज ये कितना आया, तो इसी का मतलब है मार्जिनल, ठीक है। तो मार्जिनल का मतलब स्मॉलेस्ट चेंज, स्मॉलेस्ट यूनिट पे जब हम डीप देखें कि कौन सा चेंज आया किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है, तो वो होता है मार्जिनल। तो यहाँ पे अब देख लीजिए मार्जिनल का क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट एट एल, ठीक है। तो ये एल जो मैं सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। अगर मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पूछ दिया तो एल
पी भी लिख सकते हैं, फिर या कैपिटल लिख सकते हैं। तो आप ये जो MPL इसका मतलब है हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल हमने फिक्स्ड कर दी, ठीक है, एक फैक्टर ऑफ इनपुट हमने फिक्स्ड कर दिया, तो हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर देख रहे हैं, जो चेंज कर रहे हैं, जो फैक्टर वेरी कर रहा है ये लेबर, तो इसी का मार्जिनल प्रोडक्ट देख रहे हैं और इसी का एवरेज प्रोडक्ट हमने देखा, ठीक है। तो अब मार्जिनल प्रोडक्ट किस बराबर होता है? ये होता है चेंज इन आउटपुट, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन इनपुट, ठीक है, चेंज इन इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट कौन वेरी कर रहा है? एल कर रहा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, जो इनपुट वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब MPL में देख लीजिए, पहले 10 और 14 से जा रहा है, ठीक है। तो 10 से 10 सॉरी ये अब टोटल प्रोडक्ट में चेंज देख लीजिए, 10 से 24 कितना चेंज आया? 10 से 24, तो 14 का चेंज आया, लेकिन यहाँ 1 और 2 से कितना चेंज आया? 1 और 2 से चेंज आया 1 का, तो चेंज मेजर कर रही है। देखिए 1 और 2 से 2 से कंफ्यूज मत होना, 2 नहीं लिखना यहाँ पे। चेंज कितना आ रहा है लेबर में? पहले चेंज आया 1 से 2 1, तो जो ये टोटल जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आएगा 14 के बराबर, ठीक है। इसी तरह 2 और 3 का देख लीजिए, 2 और 3 के बीच चेंज जो आया वो 1 का आया, लेकिन जो इसका अगर आप 2 और 3 से निकाल लीजिए मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा जैसे यहाँ पे 10 से 14 गया, फिर 10 से 24, टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट विद लेबर का हम स्टडी कर रहे हैं। लेबर मतलब जो एल में सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है लेबर वेरी कर रहा है, डिवाइडेड बाई चेंज इन, चेंज किसमें और हम मेजर कर रहे हैं? चेंज इन लेबर, ठीक है। तो पहले में आप देख लीजिए आप, ठीक है। तो 0 से 1 गया तो कुछ नहीं, 0, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट 0। तो 10 से 24 गया, 10 से 24 चेंज कितना आया? 14 का, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 से 2 गया, 1 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट 14, पहले 10 अपॉन 1, 0 से 10, तो लेबर में चेंज 1, तो 10 अपॉन 1 10, तो 10 से 24 14, ऐसे ही 24 से 14 कितना गया? 24 से 14 16 गया, लेकिन लेबर से चेंज 2 से 3, 2 से 3 मतलब 2 से 3 गया, ठीक है, 2 to 3 मतलब चेंज कितना बीच का है? एक चेंज है, ठीक है। तो चेंज निकालने के लिए दो नंबर्स को लिख लीजिए, उनके बीच का जो डिफरेंस है, 16 अपॉन 1 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट 16 आएगा, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का समझ आया होगा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, उसका समझ आया होगा, ठीक है। नाउ इन टेबल्स को आप याद रख लीजिए, और ये याद, अब इस टेबल में कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इस टेबल को अगर आप देखोगे तो ये हम अभी भी यूज़ कर लेंगे, तो इसीलिए पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस टेबल की कुछ खूबियाँ देख लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट अब कितना जा रहा है? 10 से 14, ठीक है। इन मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट को देख लीजिए। मार्जिनल प्रोडक्ट 10 है और एवरेज प्रोडक्ट भी 10 है। स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट 10 है, और जो ये उसके बाद क्या हो रहा है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 14 जा रहा है, लेकिन जो एवरेज प्रोडक्ट है वो 12 है। मतलब सबसे ज़्यादा चेंज जो आ रही है, हायर चेंज मार्जिनल प्रोडक्ट में आ रही है, और एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के बिलो है ना। देखिए पहले स्टार्ट किया सेम पॉइंट 10 से, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट अप टू 14 गया, एवरेज प्रोडक्ट अप टू 12 गया, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट 16 तक गया, और एवरेज प्रोडक्ट 13.33 तक गया। फिर क्या होता है, यहाँ से देखिए अप टू थर्ड यूनिट मार्जिनल प्रोडक्ट राइज कर रहा है, और एवरेज प्रोडक्ट तो राइज कर रहा है, लेकिन उतना राइज नहीं कर रहा है जितना मार्जिनल प्रोडक्ट राइज कर रहा है, ठीक है। देखिए वैल्यूज़ को आप देख लीजिए क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे देख लीजिए 10 और 10, ठीक है, सेम लेवल पे स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये ज़्यादा राइज हुआ, ये भी राइज हुआ, मगर इससे कम हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट से। उसके बाद ये 16 तक गया, ये 13.33 तक गया। तो उसके बाद देख लीजिए मार्जिनल प्रोडक्ट फिर 10 आया, तो लेकिन एवरेज प्रोडक्ट 12.5 आया, 12.5, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहले राइज करता है, और एवरेज प्रोडक्ट भी राइज करता है, लेकिन ज़्यादा राइज कौन करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसे अप टू थर्ड यूनिट। लेकिन फिर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश, वो फिर कम राइज होता है देन एवरेज प्रोडक्ट, मतलब फिर एवरेज प्रोडक्ट ही राइज करता है। तो इससे हमें कुछ कर्व्स मिलेंगी जिनको हम कहते हैं यू शेप्ड कर्व्स, ठीक है। तो कुछ कर्व्स
ऐसी ही आएंगी अगर ये आप प्लॉट करोगे, ठीक है, ये दोनों अगर आप प्लॉट करोगे ऑन द ग्राफ, ठीक है, ये दोनों अगर आप प्लॉट ऑन द ग्राफ करोगे तो इनवर्स यू शेप्ड कर्व्स मिलेंगी। जैसे मतलब ये देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले राइज कर रहा है, स्टार्ट तो दोनों सेम से करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले राइज कर रहा है, फिर ऐसे जब इंक्रीज हुआ तो फिर डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखिए 10, फिर 14, फिर 16, फिर आया ना 10, यहाँ से मान लीजिए डिमिनिश करना, 10 से नीचे नीचे गया, ठीक है। तो उसके बाद जो सॉरी तो उसके बाद जो फिर टोटल जो एवरेज प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, देखिए सेम 10 से स्टार्ट किया, यहाँ पे मान लीजिए 10 पॉइंट, ठीक है, 10 पॉइंट एवरेज प्रोडक्ट ने भी वहीं से स्टार्ट किया और मार्जिनल प्रोडक्ट ने भी वहीं से स्टार्ट किया, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट भी राइज कर रहा है 10 से 12, फिर 13.3, ठीक है, फिर क्या हुआ 13.3 यूनिट के बाद फिर वो 10 गया, ये 12.5 गया, इसका मतलब फिर जो टोटल एवरेज प्रोडक्ट है वो ज़्यादा राइज कर रहा था देन मार्जिनल प्रोडक्ट, लेकिन जब मार्जिनल प्रोडक्ट फिर डिक्रीज हुआ 16 से 10, 10 से 6, तो इस एवरेज प्रोडक्ट ने भी देखिए 12.5 से 11, 9.5, तो एवरेज प्रोडक्ट ने भी फॉल डाउन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये हमारी इनवर्स यू शेप्ड कर्व्स निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पी प्रोडक्शन, पी पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे अब इस लाइन को इस एल के साथ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो टू द राइट ऑफ, अब आप इसके एल के लेफ्ट और राइट में देख लीजिए, तो लेफ्ट और राइट में अब क्या हो रहा है, लेफ्ट और राइट में यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट अब ये डिक्रीज कर रहा है और एवरेज प्रोडक्ट पहले, फिर यह जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तो एवरेज प्रोडक्ट फिर हायर चेंज दिखाता है देन मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनवर्स यू शेप्ड कर्व्स निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ जो ये पॉइंट पी है ये प्रोडक्शन है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम यूजुअली मेजर करते हैं आउटपुट, ठीक है। तो फिर से थोड़ा सा मैं इस कर्व को दिखाना चाहूँगा, ये और ये, ठीक है। तो ये आप अब इस टेबल से समझ सकते हो, इस टेबल को याद रख लीजिए और इस टेबल से आपको सीधे ये वैल्यू समझ आएंगी। सेम से स्टार्ट किया, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले ज़्यादा राइज कर रहा था और एवरेज प्रोडक्ट उससे नीचे राइज कर रहा था, फिर जब मार्जिनल प्रोडक्ट ने डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो एवरेज प्रोडक्ट ने ज़्यादा राइज किया 12.5, 11.5, फिर एवरेज प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा था मार्जिनल प्रोडक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे एल और यहाँ पे पी, ठीक है। सो अब लेफ्ट और राइट साइड में आप इस यहाँ से हम आउटपुट और यहाँ से लेबर ले रहे थे, ठीक है। तो ये थी इन कर्व्स की शेप, ये था टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। नाउ हम अब डिस्कस कर लेंगे जो हमारी सिलेबस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द यहाँ पे स्लाइड ऊपर हुई है, सॉरी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हमें क्या कहता है, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, सबसे पहले ये कहाँ पे वैलिडिटी अपनी रखता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है, शॉर्ट में मैं फार्मूला लिखता हूँ LDMP, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट जो अब है, ये पहले जो इसका जो अपना इसकी एप्लीकेबिलिटी है वो है इन द शॉर्ट रन, ठीक है, शॉर्ट रन, ठीक है। तो शॉर्ट रन में क्यों है, क्योंकि मतलब कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें कांस्टेंट रखना है और फिक्स्ड रखना है और दूसरा हम वेरी कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, लेबर और कैपिटल, ठीक है। अगर हमने अगर हमने कैपिटल को फिक्स्ड कर दिया तो लेबर वेरी कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड रख रहे हैं और दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देन दिस इज द शॉर्ट रन, सिंपली जो मैंने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का आपको बोला, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट रन है, ठीक है, मतलब कि फर्म के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इफेक्ट कर रहे हैं स्टेडी लेबर का, ठीक है, लेबर का प्रोडक्शन प्रोसेस भी, ठीक है। तो अब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट अब क्या कहता है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट कहता है कि जब आप ऐसा करोगे, एक फैक्टर फिक्स्ड रखोगे, ठीक है, और दूसरा फैक्टर वेरी करोगे, ठीक है, तो जो
लेवल ऑफ आउटपुट है उस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट पे फ़र्क क्या पड़ेगा, तो उससे पहले हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फिर से मैं वापस आना चाहूँगा इसी टेबल पे जो मैंने अभी डायग्राम्स आपको समझाई कि ताकि मतलब आपको ये ला अच्छे से समझ आए, ठीक है। ये है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, पहले 10 से 14, फिर 14 से 16, लेकिन थर्ड यूनिट के बाद क्या हो रहा है, ये 16 से 10 जा रहा है, 10 से 6 जा रहा है, फिर 1 जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ अगर आप देखोगे जो लेबर है, जो हम इनपुट वेरी कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, पहले 3 यूनिट्स ऑफ लेबर तक जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो राइज कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 4 5 6 के बाद जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है। तो अगर अब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है तो उससे टोटल प्रोडक्ट पे भी असर पड़ेगा। देखिए पहले 0 से 10, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 10 था तो 10 प्रोडक्शन, 10 और 14 से 24 प्रोडक्शन। तो यहाँ प्रोडक्शन में चेंज कितना है 14 का, ठीक है। 10 से 24, 24 से 14 में 16 का चेंज, तो 16 इंक्रीज हुआ आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में भी चेंज देख लीजिए और मार्जिनल प्रोडक्ट में भी चेंज देख लीजिए। उसके बाद 40 से 50, लेकिन उसके बाद देखिए 40 से 50 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करता है तो जो आउटपुट है वो तो इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर रेट ऑफ आउटपुट भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जब मार्जिनल प्रोडक्ट, इस टेबल को याद रख लीजिए, 10 से 14, 14 से 16 राइज कर रहा था तो आउटपुट में भी ज़्यादा चेंज आ रहा था। 10 फिर 24 मतलब 14 इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे 40 तो 16 इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर 40 से जब मार्जिनल प्रोडक्ट 16 से 10 गया और 10 से 6 और 6 से 1 गया, तो जो टोटल प्रोडक्ट पे चेंज आया वो आया 40 से फिर 50 आया। तो सिर्फ यहाँ से देखिए फिर 24 से 40 तक इंक्रीज्ड आउटपुट, 16 का चेंज, 14 का चेंज, लेकिन उसके बाद 40 से 50 के बाद सिर्फ 10 का चेंज, 50 से 56 सिर्फ 6 का चेंज, ठीक है। तो मतलब जो आउटपुट में भी चेंज फिर आने लगा वो भी कम 56 से 57 खाली 1 का चेंज। तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जब ये टोटल प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज ही नहीं दिखाएगा, कांस्टेंट रहेगा। और फिर एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जब बहुत ज़्यादा डिमिनिश करेगा तो टोटल प्रोडक्ट भी डिमिनिश करना स्टार्ट करेगा। तो इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मैं देना चाहूँगा आपको। नाउ हियर लॉज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे इट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे अब आपने याद रखा, देखिए जो मैंने अब कहा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इसमें जो चेंज आ रहा है, देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट, ओके, तो उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट और जो मैंने बोला टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब यही रीज़न है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पहले राइज करेगा और फिर डिमिनिश करना स्टार्ट करेगा, और टोटल जो प्रोडक्ट है उसमें भी पहले ये मार्जिनल प्रोडक्ट जब राइज कर रहा था, हायर चेंज इन टोटल आउटपुट, तो फिर उसके बाद डिक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा एग्जांपल से समझ लेंगे, ठीक है। आप मान लीजिए कि कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, वॉशर्स की मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले ली है, नंबर ऑफ वॉशर्स रिक्वायर्ड फॉर अ कार, ठीक है। आपके पास कोई कार है और आपको नंबर ऑफ वॉशर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पहले एक वॉशर लाते हो, ठीक है, दूसरा वॉशर ऐड करते हो तो मे बी आउटपुट जो है टाइम कम लगे और ज़्यादा इफ़िशिएंसी बढ़े, ठीक है, वो क्विकली वॉश करे और अच्छे से वॉश करे, ठीक है। तो लेकिन आप कितने उसमें वॉशर्स लगा सकते हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पे क्राउडिंग होगी, ठीक है। तो मतलब जो सर्विस दे रही थी अब वो इंक्रीज़ करने के बजाय डिक्रीज़ करेगा, मतलब विद ईच यूनिट ऑफ जो आप लेबर उसमें लगा रहे हो, जितना भी आप वर्कर्स इंक्रीज़ कर रहे हो, एक एक वर्कर इंक्रीज़ करते जा रहे हो, और उससे इस क्यू पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो आप मतलब कार वॉशिंग मान लीजिए, यहाँ पे लेबर, और यहाँ पे मान लीजिए आप तो आपकी सर्विस कोई भी क्यू, यहाँ पे क्यू मान लीजिए आउटपुट, ये सर्विस है, ठीक है। तो लेबर पहले एक था तो इंक्रीज़ किया, आउटपुट इंक्रीज आया, 2 कर लिया तो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसी तरह 3 लेबर्स भी लगा दिए, ठीक है। लेकिन जब आप उसके बाद लेबर करना स्टार्ट करोगे, ये सर्विस जो है, ये जो टोटल लेबर है, इनकी एफिशिएंसी अब कम होगी, तो इस क्यू पे क्या असर पड़ेगा,
टोटल क्यू पे पहले तो राइज करेगा लेकिन कम रेट से अब राइज करेगा, और ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम कम होने लगेगा, तो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। तो फिर से यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट को समझ लीजिए। अगर हम कोई भी इनपुट किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहे हैं, लैंड पे लगा रहे हैं, कोई भी सर्विस है, कार वॉशिंग के लिए दे रहे हैं, कुछ भी है, ठीक है, पहले क्या होगा, जो इनपुट आप वेरी कर रहे हो, यहाँ पे तो आपने अब कैपिटल फिक्स्ड रखा है, ठीक है, तो लेबर को आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो लेबर को चेंज करने से पहले पहले जब आप लेबर इंक्रीज करोगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब ये जो टोटल प्रोडक्ट है ये पहले पहले इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, टोटल प्रोडक्ट तो राइज करेगा ही पहले, लेकिन फिर क्या होगा, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, पहला लेबर दूसरा लेबर पे भी मतलब इंक्रीज हो सकता है, ये डिपेंड करता है अपॉन द साइज ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा, तो तीसरे लेबर पे भी इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप और लेबर्स रहोगे तो वहाँ पे क्राउडिंग होगी, तो अब वो लेबर्स जो है उनको कम स्पेस रहेगी और वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। आप कार की एग्जांपल ले लीजिए, मैक्सिमम आप कितने लेबर्स उसमें एम्प्लॉय कर सकते हो, पहले लेबर पे कुछ एफिशिएंसी थी, दूसरा लेबर लाया तो ठीक है, वो भी अपना जो है उस प्रोडक्शन प्रोसेस को, सर्विस को इंक्रीज करेगा, तो उसके बाद तीसरा लेबर वो भी इंक्रीज कर सकता है, तो उसके बाद लेबर ऐड करोगे तो वहाँ पे क्राउडिंग होगी और धीरे धीरे क्या है कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो मतलब जो लेवल ऑफ आउटपुट है उस पर फिर असर पड़ेगा। लेवल ऑफ आउटपुट फिर अगर आप इस लेबर को ज़्यादा करते हो और इसको कांस्टेंट रख रहे हो, तो इस लेबर का ज़्यादा ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, तो फिर आउटपुट कम, मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश करेगा और आउटपुट भी फिर उसमें भी फिर जो चेंज है वो कम कम आने लगेगा, और अल्टीमेटली मार्जिनल प्रोडक्ट जब बहुत ज़्यादा डिमिनिश करेगा तो आउटपुट भी कम होगा, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल इसकी फर्टिलाइज़र की, ठीक है, फर्टिलाइज़र की एग्जांपल मान लेते हैं, ये है कोई लैंड, आपका पीस ऑफ लैंड, आप इसमें कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, ठीक है, तो कुछ 1 kg डाला तो ठीक है, उसके बाद और डाला तो मे बी रिकमेंडेड है, लेकिन जब आप ज़्यादा ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी प्रोडक्शन बजाय कि वो इंक्रीज़ हो जाए वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो हर किसी यूनिट पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है पहले राइज करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले राइज करेगा, टेबल से आपने देखा होगा पहले राइज कर रहा था फिर डिक्रीज करेगा, और फिर जब अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा डिमिनिश होगा तो टोटल प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगी, ठीक है, जैसे फर्टिलाइज़र लैंड पे कितना लगा सकते हो, ठीक है, पहले लगाए इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लगाओगे तो अल्टीमेटली जो इसका जो आउटपुट है वो डिक्रीज होगा, तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की जो अब फिगर है यहाँ पे देख लीजिए, ये फिगर जो मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए ये फिगर, देखिए ये क्या, ये अब मैं अब इस टेबल को याद रख लीजिए, तो इन्हीं वैल्यूज़ के हिसाब से जो है फिगर जो इसकी है बनेगी, ठीक है, वो आप खुद भी, और ये इन्वर्सली शेप्ड जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो इंटरसेक्ट यहाँ पे करती है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट पहले राइज करेगा, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगी, मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा टोटल प्रोडक्ट क्या असर आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैंने टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को कंबाइन करके आपको दिया है, ठीक है, देखिए टोटल प्रोडक्ट क्या है, पहले ये तो राइज ही करेगा, ये हायर रहेगा देन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट और एमपी, तो इस कर्व को याद रखिएगा, मे भी एग्जाम में दे सकते हैं कि कौन सी करेक्ट कर्व है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इकोनॉमिक्स में अक्सर आते हैं, और इसमें से बहुत ज़्यादा चांस भी बनता है कि यही आपको पूछा जाए, ठीक है, या जो मैंने अभी जितना भी बोला तो उस बारे में, ठीक है, तो यहाँ क्या आप कर रहा है, देखिए एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, ये कर्व मैंने आपको अभी समझाई, इन्वर्सली यू शेप्ड, तो मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करेगा, टेबल के मुताबिक दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करता जा रहा था, तो अल्टीमेटली जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी राइज करेगा, लेकिन कम राइज करेगा पहले पहले देन मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर जब इंटरसेक्शन होगा तो उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट कम राइज करेगा देन एवरेज प्रोडक्ट, और फिर एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिश करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो वैल्यूज़ को याद रख लीजिए, तो आसानी से आप एक कर्व बना सकते हैं, तो एवरेज प्रोडक्ट राइज करेगा, राइज करता जाएगा, जब यहाँ से मार्जिनल, लेकिन जब मार्जिनल प्रोडक्ट, अब देख लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है, अब जो देख लीजिए एवरेज प्रोडक्ट भी फॉल हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी फॉल हो रहा है, तो ये जो है कांस्टेंट बनेगी और अल्टीमेटली ये भी फिर
नीचे जा सकती है, ठीक है, ये कर्व भी फिर नीचे जा सकती है अगर ये नेगेटिव प्लेन में यहाँ से चली जाएगी, -1 -2, ठीक है। तो यहाँ से फिर टोटल प्रोडक्ट भी एक पॉइंट पे डिमिनिश कर सकता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल यही है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगा दिया, मतलब ज़्यादा फैक्टर ऑफ अगर कोई इनपुट है उसकी हम क्वांटिटी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बजाय आउटपुट इंक्रीज़ होने के बजाय या एफिशिएंसी बढ़ने के बजाय एफिशिएंसी कम होगी और प्रोडक्शन कम होगी। तो यही यहाँ पे है, देखिए इस पॉइंट पे जब यहाँ पे यहाँ पे रख लीजिए, देखिए यहाँ से जब फिर टोटल प्रोडक्ट ये डिमिनिश कर रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट, तो फिर ये एक पॉइंट पे कांस्टेंट आया, ठीक है, एक पॉइंट पे फिर चेंज नहीं आएगा। जैसे आप टेबल से देख सकते हो, फिर से टेबल पे थोड़ा देख लीजिए इस कर्व को, इस फिगर को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 5 से 6 जा रहा है तो 56 से 57, ठीक है, मतलब जितना जितना मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता जाएगा तो उतना उसके बाद क्या होता है कि जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें फिर जो टोटल प्रोडक्ट में फिर चेंज कम कम होने लगेगा और अल्टीमेटली ये नेगेटिव भी फिर जा सकता है, मतलब फिर प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकती है अगर आप किसी फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब इसकी थोड़ी एजम्पशंस देख लेते हैं, मे बी कि इसमें से भी पूछ ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हम मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये मैंने पिछली बार भी आपको एग्जांपल दी थी, अगर 1970s का कोई लैंड ले और आज 2020 में उस लैंड का वैल्यू ले, तो 2020 में सेम लैंड है, प्रोडक्शन आज ज़्यादा होगी जितना 1970s में हो रही थी। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम कांस्टेंट रख रहे हैं, क्योंकि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप चेंज करोगे तो आउटपुट पे असर पड़ेगा, आउटपुट इंक्रीज होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी फार्मर के पास, प्रोड्यूसर के पास, कोई भी फर्म है उसके पास सेम है, ये इसकी एजम्पशन है, ठीक है। तो दूसरी एजम्पशन है ऑल फैक्टर्स फिक्स्ड एक्सेप्ट द वन अंडर स्टडी। तो इसका मतलब आपको पता ही होगा, जो मैंने वो फैक्टर हम फिक्स्ड मान रहे हैं और बाकी सारे फैक्टर्स हम फिक्स्ड मान रहे हैं, और जो हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे लेबर का इफेक्ट स्टडी कर रहे थे तो लेबर को वेरी कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी है, इट शोज इनपुट आउटपुट रिलेशन कीपिंग वन वेरिएबल फिक्स्ड एंड अदर वेरिएबल। तो इनपुट आउटपुट रिलेशन दिखाता है बिटवीन वेरिएबल फैक्टर जो हम वेरी कर रहे हैं, तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये लॉ जो है एप्लीकेबल है सारी इंडस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर में, मतलब इंडस्ट्रीज़ इसे कैलकुलेट कर सकती है कि कितना लेबर हमें एम्प्लॉय करना है ताकि मतलब जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो, और कितना हम मतलब इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है ना, मतलब कितना लेबर चाहिए, वो कितना एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, देखिए मतलब आप ही देख लीजिए, फिनांस ने यहाँ पे जीके एसएसबी की पोस्टर्स निकाली, तो कितनी निकाली, इतना तो नहीं कह सकते कि 2 लाख पोस्टर्स निकाल दी, तो वो भी क्योंकि उतने उनको ज़रूरत है नहीं, तो जितनी ज़रूरत होंगी, जितनी कैपेसिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट आपको समझ आया होगा। इसकी जो ये एजम्पशंस है, इसके जो यूज इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझ आई होगी, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो अब कहता है, देखिए इससे पहले जो हमने लॉ डिस्कस किया वो अपनी जो इंपॉर्टेंस रखता है वो रखता है इन द शॉर्ट रन। तो मतलब कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड रखना है। तो जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, ये जो अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये इंपॉर्टेंस रखता है इन द लॉन्ग रन, ठीक है। मतलब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकते हैं, मतलब फार्मर के पास इतना एबंडेंट टाइम है कि वो लैंड भी वेरी करे, कैपिटल भी वेरी करे, ठीक है, कि चाहे एल एनीथिंग, लैंड, लेबर, कैपिटल, वट एवर, वो चेंज कर सकते हैं। तो हम 2 इनपुट्स मान रहे हैं, के और एल, तो दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट वो एप्लीकेबल है इन द शॉर्ट रन। तो जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, ये है एप्लीकेबल इन द लॉन्ग रन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉ ऑफ रिटर्न्स कहाँ पे एप्लीकेबल है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में 3 कंडीशंस आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। पहले देखिए, ये जो मैंने नीचे मैथमेटिकल इक्वेशन थोड़ी लिखी है, अगर ये है
एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये हमें कोई आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो आप मान लीजिए मैंने इस x को इंक्रीज किया, ठीक है, ये कोई इनपुट है, लैंड, कैपिटल, व्हाटएवर जो आप मान लीजिए। तो इस x को मैंने इंक्रीज किया और इस y को भी इंक्रीज किया, मगर इसको भी t इंक्रीज किया, ठीक है, t इंक्रीज किया, इसको भी t इंक्रीज किया, t टाइम्स और t टाइम्स, ठीक है। और अगर यहाँ से ये जो आउटपुट है ये भी t टाइम्स चेंज हुआ, t टाइम्स चेंज हुआ, t टाइम्स q, तो इसका मतलब है जितना प्रपोर्शनल चेंज, देखिए पहले प्रपोर्शनल चेंज समझ लीजिए, इसमें हम प्रपोर्शनल चेंज मान लेते हैं। प्रपोर्शनल चेंज का मतलब है जितना हम x को चेंज करेंगे उतना ही हम y को भी चेंज करेंगे। अगर x को डबल कर रहे हैं तो y को भी डबल कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कैपिटल एंड लेबर, ठीक है, लेबर, अगर कैपिटल को चेंज करें और लेबर को चेंज कर रहे हैं, अगर हम कैपिटल को डबल कर रहे हैं, ठीक है, और इसको भी डबल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रपोर्शनल चेंज। इसको 4 टाइम्स कर रहे हैं, इसको भी 4 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है, 4 टाइम्स के 2 टाइम्स एल, 4 टाइम्स के 4 टाइम्स एल। तो प्रपोर्शनल चेंज का मतलब है दोनों में चेंज बराबर का आ रहा है। अगर ये दुगना हो रहा है ये भी दुगना, ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो लेबर भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रपोर्शनल चेंज। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन आप निकाल सकते हो अब कि इसमें जो है प्रपोर्शनल चेंज मान लेते हैं, मतलब चेंज बराबर आ रहा है इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, देखिए मैंने पिछली बार आपको बोला था कि फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है आउटपुट, ठीक है। इसका सिंपल आप याद रख लीजिए, अगर अब मतलब ये है फंक्शन ऑफ के एंड एल, तो फंक्शन का मतलब है कि वो आपको मैंने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का समझाया था, तो पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हो, आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इंक्रीज फिर से बोलता हूँ, फंक्शन का मतलब है ये दो हम चेंज कर सकते हैं, और जो ये इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट कौन है, अब प्रोडक्शन डिपेंडेंट होगी ऑन दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ टी और इसमें भी चेंज टी, तो ये मैंने अभी बोला आपको सेम चेंज करना है, टी अगर इसमें कर रहे हो टी इसमें भी करना है। तो अगर प्रोडक्शन में भी चेंज टी के बराबर आया तो देन इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सी आर एस, एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, तो टी टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई सी आर एस, तो यहाँ टी क्यों आप इसको आप टी क्यू मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन में टी टाइम्स चेंज आया, और अगर इसमें टी इसको दुगना किया तो प्रोडक्शन भी दुगनी हुई, तो ये होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब आप इसका मीनिंग खुद निकाल सकते हो। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि जो अगर इसको टी टाइम्स चेंज किया और इसको भी टी टाइम्स चेंज किया, लेकिन जो चेंज आया इन द यहाँ पे देख लीजिए ग्रेटर देन टी ऑफ एफ एक्स वाई, मतलब जो प्रोडक्शन में चेंज आया, ठीक है। पहले में देख लीजिए, देखिए एफ ऑफ टी हम चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टी वाई, ठीक है। तो अगर ये बराबर होगा इसके क्यू के, मतलब जितना क्यू में चेंज आया टी टाइम्स क्यू भी डबल हुआ एक्स और वाई डबल करने से, तो सी आर एस, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, फर्स्ट वन, ठीक है। उसके बाद अगर ये चेंज अब इक्वल नहीं, ये ग्रेटर देन आया, यहाँ पे देख लीजिए दूसरा ग्रेटर देन, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। मतलब जो हम इनपुट्स चेंज कर रहे हैं, दोनों इनपुट्स हम वेरी कर रहे हैं इन द लॉन्ग रन, लेकिन अगर उन इनपुट्स को चेंज करने से आउटपुट में ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो लार्जर चेंज आ रहा है आउटपुट में, इनपुट्स को चेंज करने से इनपुट्स को डबल किया था टी, लेकिन यहाँ से मान लीजिए टी प्लस वन, कुछ यहाँ 2 टाइम्स टी चेंज आया आउटपुट में, ठीक है, 2 टी क्यू या वट एवर, या ग्रेटर देन टी क्यू, तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, IRS। तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है अगर हम चेंज कर रहे हैं एक्स और वाई को, टी टाइम्स एक्स टी टाइम्स वाई, लेकिन उससे कम चेंज आ रहा है आउटपुट में, मतलब एक्स को भी डबल किया वाई को भी डबल किया, लेकिन जो आउटपुट में चेंज आया वो डबल से कम आया, तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। तो इसकी जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है, इसकी यही 3 कंडीशंस अब बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, इनको आप याद रख लीजिए, जो लॉज ऑफ प्रोडक्शन है उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो अब पहले में देख लीजिए प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट, सारे इनपुट्स में अगर आप चेंज कर लोगे, लेकिन सेम लेवल से चेंज कर लोगे, मतलब ये देख लीजिए अब यहाँ पे नटशेल में मैं इनको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करूँगा, कैपिटल और
लेबर। तो ये दो इनपुट्स है अब आपके पास, ठीक है। तो लॉन्ग रन की बात चल रही है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल अपनी एप्लीकेबिलिटी लॉन्ग रन में दिखा रहा है। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकता है फर्म, प्रोड्यूसर, फार्मर, ठीक है। तो अगर दोनों चेंज कर सकता है तो लॉन्ग रन की बात चल रही है, तो लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल होगा। तो अगर कैपिटल और लैंड दोनों को डबल किया, लेकिन यहाँ से प्रोडक्शन, ठीक है, इनको 2 टाइम्स किया, 2 टाइम्स के 2 टाइम्स एल, और प्रोडक्शन भी डबल हुई 2Q। तो ये है, देखिए यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, तो ये है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल CRS, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन अगर इसको अब 2K किया और इसको 2L किया, लेकिन मान लीजिए जो प्रोडक्शन आई वो 3Q आई, तो ज़्यादा आई ना, देखिए प्रोडक्शन ट्रबल हो गई, लेकिन कैपिटल और लैंड डबल किया था। लेकिन याद रख लीजिएगा, कैपिटल और लैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम अमाउंट से हमें इंक्रीज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3Q आया, तो आउटपुट में तो ज़्यादा चेंज आया, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो उसके बाद अगर इसको 2K किया और इसको 2L किया, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो आई मान लीजिए 0.1 की, ठीक है, सॉरी, अब मान लीजिए प्रोडक्शन आई ये 2K और इसको 2L किया, और मान लीजिए प्रोडक्शन में 1.5 टाइम्स Q आया, तो ये डबल किया था, ये भी डबल किया था, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो 1.5 Q आई, खाली 1.5 गुना इंक्रीज हुई, तो इसको बोलेंगे DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। तो यही 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है इसमें। तो थोड़ा मैं आपको बोलना चाहूँगा, इनकी एप्लीकेबिलिटी पे आप थोड़ा सा देख लेना, और एजम्पशंस में भी फिर वो MCQs में ऐड कर लूँगा। तो इतना ही था इन लॉज ऑफ प्रोडक्शन में, आई थिंक इतना सफिशिएंट है एज फार एज SSB इज़ कंसर्नड। तो इसके बाद देखिए इस चैप्टर में कॉस्ट्स था, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो हम अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर SSB उसमें क्वेश्चन पूछ ले, देन डोंट ब्लेम मी, ठीक है। सो थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम तक जो है उनका जो इकोनॉमिक्स है ये ठीक हो, ये पेपर अच्छे से पास हो, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।